आज ममता बनर्जी पीसी करने के लिए आई तो उन्होंने हिंसा और पलायन को लेकर क्या जवाब दिया आप जानते हैं? जब उनसे सवाल पूछा गया वो भड़क गई, कहने लगी बीजेपी के एजेंडे वाले सवाल मत पूछिए। मैं रिएक्शन सुनवाती हूं आपको। You don't ask me this question, I think so. I have told you, you can ask the question whatever BJP will tell you. दीदी क्यों ना पूछे आपसे सवाल? क्या बंगाल में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है? या घरों से भागकर दूसरी जगह जाने वाले मजबूर लोगों का कोई महत्व आपकी नजरों में नहीं है? आपको इस बात पर तो जवाब नहीं देते बनता। मेरा एक शेर है, मेरी एक नज्म है, उसका एक शेर है, उसके एक बंद है कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे? आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और बात आपकी सिर्फ यहाँ नहीं रुक जाती है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। आप क्योंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नफरत मार काट, ये क्या शोभा देता है? हाँ, हम कहाँ मारकाट करवा रहे हैं? इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान। कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को, प्रज्ञा स्वामी असीमानंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? क्या तरीका है? क्या तरीका है? क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? क्या तरीका है? अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ। सबका साथ सबका विकास। आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। क्योंकि मैं आपकी किसी भी बात से सहमत। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं, उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करेंगे। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है, बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है ना? आइडेंटिफाई करना है और प्यार से परे करना है, हिंसा से नहीं, नफरत से नहीं, प्यार से। भैया इस साइड हो जाइए, दूसरों को आगे जाने दीजिए। नेशनल हेराल्ड घोटाले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी मानते हुए अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। लेकिन ये नेशनल हेराल्ड घोटाला आखिर है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आजादी से पहले साल 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड के नाम से एक अखबार शुरू किया, जिसके संचालन के लिए एक कंपनी बनाई गई, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जिसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानियों को शेयर होल्डर बनाया गया और खुद जवाहरलाल नेहरू उस कंपनी के अध्यक्ष बन गए। और उसके बाद नेशनल हेराल्ड के संचालन के लिए देश के धनवान लोगों से गलत तरीके से मोटे मोटे चंदे वसूले गए, जिसका विरोध खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन गांधी जी की कृपा से जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। फिर जवाहरलाल नेहरू की कृपा से नेशनल हेराल्ड को देश के कई बड़े बड़े शहरों में कौड़ियों के दाम पर करोड़ों रुपए की जमीनें दिलवाई गई।
पर नेशनल हेराल्ड यानी एजीएल खुद घाटे में चल रही थी, इसलिए कांग्रेस से कर्जा लेकर अपना खर्चा चला रही थी। लेकिन 2008 में जब कांग्रेस के घोटाले बढ़ने लगे तब पता चला कि घाटे में चल रही इस एजीएल यानी नेशनल हेराल्ड पर 90 करोड़ रुपए का बकाया हो गया है। फिर एजीएल यानी नेशनल हेराल्ड ने अपनी देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। मतलब एजीएल ने कांग्रेस का कर्जा चुकाने के लिए कांग्रेस से ही लोन ले लिया और कांग्रेस ने लोन दे भी दिया। फिर 5 लाख रुपए लगाकर यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई गई, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी 76% हिस्सेदारी के साथ मालिकाना हक रखते हैं। और उस 5 लाख रुपए की यंग इंडिया लिमिटेड ने हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति वाली एजीएल से कहा कि मैं तुम्हारा 90 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाऊंगा। और फिर 90 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई एजीएल ने उस 5 लाख रुपए की यंग इंडिया लिमिटेड को अपनी हजारों करोड़ों रुपए की संपत्तियां मात्र 50 लाख रुपए में बेच दी। और फिर जैसे ही यंग इंडिया लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में खरीदा, कांग्रेस पार्टी ने एजीएल के 90 करोड़ रुपए के लोन को माफ कर दिया। मतलब समझ रहे हो, 5 लाख रुपए की औकात वाली कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए की हैसियत वाली कंपनी को 90 करोड़ रुपए का लोन चुकाने के चक्कर में मात्र 50 लाख रुपए में खरीद लिया। नेशनल हेराल्ड के इस घोटाले को देखकर क्या आपको भी गोलमाल फिल्म का वो गाना याद आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि गांधी परिवार के इस घोटाले को पूरा देश पहचान सके। जय जय श्री राम। क्यों स्वीकार एकदम से नहीं कर पाते? कह रहे ना स्वीकार नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूं, मैं भी मुस्लिम परिवार और ठेठ मुस्लिम मोहल्ले में पला बड़ा हूं और बचपन में हमारे मोहल्ले में भी तकरीर होती थी, घर से टीवी लेकर आओ, शैतान का डब्बा है, इसे फोड़ेंगे। तो मेरे मन में भी करता था अपने घर से टीवी लेकर आ जाऊं और उसे फोड़वा दूं। उनकी तकरीर सुन के मैं ऐसे हो जाता था। लेकिन जब बड़ा हुआ तो यही मौलाना लोग टीवी में आकर तकरीर कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ये कह रहे हैं। तो बाद में उनको पता चला कि आईटी के लिए फोन, टीवी, कैमरा आईटी के लिए कितना जरूरी है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जय फिलिस्तीन वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोला गया? हमास के पक्ष में नारे लगाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोला गया? हिजबुल्लाह के पक्ष में रैली निकालने के बारे में क्यों नहीं बोला गया? गाजा पे ट्वीट करने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट में क्यों नहीं बोला गया? इसीलिए कहते हैं साहब, ये अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से तो आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। बट वाड्रा की तरफ नरेंद्र मोदी उंगली उठा के दिखा दे, मान जाऊंगा नरेंद्र मोदी में 56 इंच का सीना है। हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी के अंदर कि यूं उंगली उठा के दिखा दे। रॉबर्ट वाड्रा खा जाएगा, रॉबर्ट वाड्रा कच्चा चबा जाएगा नरेंद्र मोदी को। ममता बनर्जी चाहे भी तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर आज वो चाहे ना कि मैं इसको दंगे फसाद को कंट्रोल कर दूं, नहीं करती। वो उसके हाथ से बाहर जा चुका है अब। हाँ, और वो एक वेरी श्रूड, चालाक, लोमड़ी पॉलिटिशियन है। अच्छा पॉलिटिशियन पता कौन होता है? श्रूड पॉलिटिशियन शरीफ तो होता है नहीं, वो होता है श्रूड होता है। तो वो क्या है, वो देखती है पॉलिटिशियन यहाँ खड़ा है, यहाँ भीड़ है सारी, वो भाषण दे रहा है। अगर भीड़ ने उधर मुंह कर दिया ना तो वो ये नहीं कहेगा मेरी तरफ मुंह कर, वो उछल के वहां चला जाएगा। अगर उस भीड़ ने उधर मुंह कर लिया तो उछल के वो नहीं कहेगा मेरी तरफ, वो उछल के उधर चला जाएगा। तो उसको ये देख लिया कि वहां पे मुस्लिम बाहुल्य है, ठीक है, और वो ही जो है ना पूरी एन ब्लॉक वोट डालते हैं, तो उनकी अपीजमेंट करती है। लेकिन जिस दिन वो मरेगी ना, आई एम श्योर ऑफ इट, उसकी आत्मा रोएगी कि जो अपनी जिंदगी में जो किया है उसके लिए तड़पेगी, पछताएगी। ये लोग अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजते हैं, और पिछड़े दलितों को कावड़ लाने पर लगा देते हैं। अच्छा, कावड़ लेना गलत बात है क्या? हाँ, गलत बात मानता हूँ मैं। अब देख तू, यूपी का एक नेता बताइए जिसका बेटा विदेश से पढ़ा हो मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के बेटे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आपने बोला कि कांवड़ यात्रा जो लेके जाते हैं उनको शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप मदरसों में जाके ये बोलेंगे कि कुरान बंद होना चाहिए। हाल ही में क्रिसमस हुआ, आप गए थे चर्च में, कितने चर्च में? ये भाजपा लोग जो ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझते हैं, क्या आप डोटी चोर बोलोगे मुझे? और अगर हम तुम्हारे बारे में कहते तो, क्योंकि हम संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं, हम सीमाएं जानते हैं, इसलिए हम सीमाओं के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। और बात लक्ष्मण रेखा की कह रहे हैं आप, अरे पूरा देश जानता है लक्ष्मण रेखा क्या होती है। एक साधु के भेष में आया था रावण,
और सीता माँ को लेकर के चला गया था। क्या लक्ष्मण रेखा की बातें कर रहे हैं आप? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को डराना चाहते हो? आप कोर्ट को डराना चाहते हो?